हेलो एवरीवन। आपका क्विक विद्या आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल अदा करते हैं और इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे स्टेप। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी हिस्टोरिकल फाउंडेशन, डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन, मतलब कि रिश्तों की शुरुआत कैसी हुई दोनों देशों के बीच में, स्ट्रेटेजिक पार्ट और मोदी गवर्नमेंट के अंडर कैसे ये चीजें एक फाउंडेशन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदली, इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड रिलेशन कैसा चल रहा है, और फ्यूचर ट्रेंड और कैसी ग्रोथ हमें फ्यूचर में दोनों देशों को रहेगी और क्या प्रोजेक्शंस है। ये सब आज हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्तों की शुरुआत कैसी हुई। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया ने इसराइल को 17 सितंबर 1950 में एक थ्रू डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू रिकॉग्नाइज किया था। तो लेकिन शुरू शुरू में दोस्ती थोड़ी इनकी लिमिटेड ही थी। ठीक है। इनके जब फुल रिलेशन तब बिल्ड हुए जब इन दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसी एक दूसरे देशों कंट्रीज में खोली। इसराइल ने खोली न्यू दिल्ली में और इंडिया ने खोली तेल अवीव में। और इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो ग्राफ से देख पा रहे हैं कि इंडिया और इसराइल का एक तरीके से कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीजें बदली हुआ, क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ दोनों का। ये ग्राफ से देख सकते हैं आप। इंडिया कहाँ है, इसराइल कहाँ है। इसराइल देखो अरब कंट्रीज के अराउंड एक जेविश कंट्री है। और उसके बाद नया दौर तब स्थापित हुआ जब पीएम मोदी के एरा में हुआ क्या कि 2014 के बाद इनके साथ एक प्रॉपर जब फर्स्ट एवर काफी टाइम बाद कोई इंडियन पीएम इसराइल विजिट किया, बड़ी हिस्टोरिक विजिट हुई। और उसके बाद ये चीजें और ज्यादा बदल गई। इसराइल आज के टाइम में इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। आगे हम देखते हैं डिप्लोमेटिकली एवोल्यूशन कैसे टाइमलाइन बदला। सबसे पहले रिकॉग्निशन हमने किया 1950 में, जो कि एक बहुत तगड़ा एंगेजमेंट रही है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ पीरियड, जैसे हमने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बड़ी चीजें समझी और एम्बेसीज ओपन हुई दोनों देशों के बीच में। और स्ट्रेटेजिक मोदी एरा में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पीएम बने उस टाइम में ट्रांसफर उन्होंने फर्स्ट टाइम इसराइल विजिट किया। उसके बाद चीजें और तगड़े लेवल पे गई, जिससे कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल भी और मजबूत हुआ। आगे हम देखते हैं करंट पार्टनरशिप और की मैट्रिक्स क्या क्या बताते हैं। हम बताते हैं कि डिफेंस में सबसे मजबूत साथी रहा है इसराइल। और जॉइंट प्रोजेक्ट्स ये है कि दोनों ने मिलकर बैरक 8 मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इसराइल हमें हिरोन यूएवी और इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, आज के टाइम में मदद करता है वो। उसके बाद एक काउंटर टेररिज्म में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें अपनी जो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने की टेक्निक स्ट्रेटजीज दोनों देश एक दूसरे से मिलकर साझी कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं टेररिज्म से एक्सप्लॉइट हुए हैं और इसराइल भी है प्रेजेंटली। तो चीज़ें काफ़ी और मजबूत हो रही है। अगर एग्रीकल्चर में देखते हैं, खेती में देखते हैं, तो बहुत तगड़ी क्रांति है इस चीज़ों में। अगर हम देखें कि इंडिया इजराइल का जो प्रोजेक्ट है, जो स्लाइड में बताया गया है, उसमें देखें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे इंडिया में 29 सेंटर चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है। और इसमें हमारे फार्मर्स का फायदा ये है कि लगभग 40,000 प्लस 40,000 प्लस फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर ड्रिप इरिगेशन हो गया। उसमें क्या होता है कि खारे पानी को साफ करना, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। और इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन और थोड़े थोड़े मैटर्स जो छोटे छोटे मेथड से हम और खेती को और इम्प्रूव कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारा लगभग, अगर कह सके तो 6.53 बिलियन बायलैटरल ट्रेड हुआ है, तक पहुंच चुका है। और अगर इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखे 2025 में, तो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हम साइन कर चुके ताकि बिजनेस करना और सेफ और आसान हो जाए हमारे दोनों देशों के बीच में। एफटी हमने साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बात कर रहे हैं, जिससे ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर बिना टैक्स के हम इजिली बिना कोई ड्यूटी पे किए गैर ही चीज़ें इतनी तगड़े लेवल पे हो सके। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स, जो हमारे 2026 की प्रेडिक्शन क्या बताती है। बहुत चीज़ें, और ये हम ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी काम कर रहे हैं मल्टीपल सेक्टर्स में, जिससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस चीज़ के लिए।
इसमें देख पा रहे हैं कि मोदी एरा में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई इंडिया इजराइल रिलेशन में। पहले जो हमारी इजराइल को लेकर अप्रोच थी वो बहुत ही अलग ही थी, अलग अलग लेवल की थी। मतलब कि बहुत, मुझे लगता है बहुत बेकार थी यार। उस टाइम में हम इजराइल को अगर हम हमारे साथ इंक्लूड कर लेते तो क्या ही हम, आज हम कहाँ से कहाँ होते। उस टाइम की जो सरकारों का माइंडसेट था वो अरब वर्ल्ड के द्वारा बेंड था थोड़ा, तो इसी कारण मुझे लगता है थोड़ी सी हम इसराइल को अप्रोच नहीं कर पाए अच्छे तरह। बट आज के टाइम पे इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत अच्छा अचीवमेंट हुई है इतने जो मोदी सरकार के पावर में आए जब। चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, हमने वो उन चीज़ों देशों के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाए जिनको यार हमें लगता है कि हमें उनको पहले से ही अपने साथ लेकर चलना चाहिए था। चलो, जो होता अच्छा होता। और जो हमारे पहले रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो इतने खास तो है नहीं, कुछ एंगेजमेंट ही नहीं थी, कुछ अप्रोच ही नहीं थी, कुछ सेंसिटिव, इतने हम सेंसिटिव रखते थे इन चीज़ों को कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे इसराइल की टेक्नोलॉजी को लेकर वो इतने खास थे ही नहीं, ना ही हम सिक्योरिटी के साथ उनके साथ कोई कॉपरेट कर रहे थे। कोई हाई लेवल की पॉलिटिकल एक्सचेंज और पब्लिक यूजली बड़ी कम ही थी। डिफेंस कॉपरेशन और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होने के बावजूद भी इतने कम थे, पाबंदियां थी उनके ऊपर। और कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुई, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई। बट जब सरकार पावर में आई 2014 में, 14 में मोदी प्रीवियस सरकार के बाद नई सरकार का एरा आया, मोदी गवर्नमेंट का एरा आया, तो हमने इसराइल को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना, रिकॉग्नाइज किया कि यही हमारा असली असल दोस्त है। उसने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, डिफेंस में सहयोग किया, एग्रीकल्चर में सहयोग किया, कैसे हम कम पानी में और अच्छी खेती कर पाए। टेक्नोलॉजी शेयर हुई कि जो जैसे हमारा मेड इन इंडिया प्रोग्राम है उसको भी, उसका इस चीज़ के साथ काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। पीपल टू पीपल हमारे कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, फेस्टिवल और भी चीज़ें जो भी इनके एक्सचेंजेस होते हैं कल्चरल लेवल के, वो भी एक्सचेंज हुए। और आगे हम देखते हैं कि जब हिस्टोरिक मूवमेंट तब वो, जब पीएम मोदी पहले पहला प्रधानमंत्री जो आफ्टर उस टाइम के बाद कोई गए हैं, तो काफ़ी टाइम बाद, लॉन्ग टाइम के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इसराइल जब गए थे, तो एक पर्सनल लेवल की डिप्लोमेसी पे इन्फ्लुएंस हुई चीज़। और हमारा डिफेंस कॉपरेशन एक्सपैंड हुआ। हमने काफ़ी अच्छे लेवल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जॉइंट बनाए, स्टार्ट किए हैं। हमने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इसराइल का डिफेंस इंडस्ट्री सोर्स क्या कहता है कि हमें पता चल गया इसराइल का असल फ्रेंड कौन है। जब उसको नीड पड़ती है वो कहता है इंडिया। आप समझते किस लेवल की हमारी अब फ्रेंडशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत एक अलग लेवल पे पहुंचा दी है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। और आगे हम देख पा रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर देख पा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट दिखाती है कि कैसे हमने अपने इंडिया इसराइल डिफेंस रिलेशनशिप बिल्ड की है, डीपन की है। और हमने इसराइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी हमने उसके एमुनिशंस को इंपोर्ट किया, जो हमारी नीड थी, हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर नीड थी, वो पूरी की। और हम एक चीज़ और ये देख पा रहे हैं कि हम बायर सेलर डायनेमिक्स पे नहीं है कि हम उसे सामान खरीदते हैं, हमारा एक अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है उनके साथ, जिससे हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं मेक इन इंडिया के थ्रू, उनके साथ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट शेयर हुए, क्योंकि आपको पता है जियो पॉलिटिकल अनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है हमारे दोनों देशों के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम दोनों देश मिलकर और भी इसको मजबूती के साथ डिफेंड करेंगे। और आगे हम देख पा रहे थे कोऑपरेशन पिलर्स, अगर हम देखें तो इसराइल हमारे टॉप 10 डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। हम उनसे सिर्फ ये सामान नहीं लेते, बल्कि हमारे साथ वो टेक्नोलॉजी को को डेवलप कर रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बराक 8 मिसाइल दोनों देशों ने मिलकर बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बड़ा क्रूशियल है। और जो हिरोन ड्रोन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, प्रॉपर सर्वेलेंस दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम। ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है। और आगे हम देख पा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर में इनोवेशन देखें, तो उसमें हम देखें कि हमने इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। इसमें है एक ड्रिप प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ड्रिप, ड्रिप इरिगेशन। उसमें क्या कहता है, बूंद बूंद पानी से होता है कि मॉडर्न सीड टेक्नोलॉजी पर काम करें ताकि किसानों को उसकी खेती का आउटपुट ज़्यादा मिल पाए, पैदावार बढ़े जैसे कह सकते हैं। और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एआई डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन हो रहा है, एंड जॉइंट इनोवेशन एंड सपोर्ट बाय लिटिल स्टार्टअप, एक दूसरे के स्टार्टअप्स को हम
फंडिंग कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे तो वर्क कर ही रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। आगे हम देखते हैं कि हमारी जो डिफेंस में ग्रोथ किस लेवल की हो रही है दोनों देशों के बीच में। सबसे देख लें तो हमने अपने आप को डिफेंस कॉर्पोरेशन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म किया। हमने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, बराक 8 मिसाइल का प्रोडक्शन हुआ, हिरोन अभी बताया, हिरोन यूएवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुए, प्रॉपर हिरोन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कर दी, और क्या चाहिए हमें। और काउंटर टेररिज्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी कॉपरेशन और मजबूत हो रही है। ये देखो ग्राफ कैसे 2019 के बाद का हाई ही जा रहा है, और आउटपुट भी हाई ही जा रही है, और परफॉर्मेंस इंडेक्स भी अपवर्ड ही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप एनालिसिस। और बिजनेस और पैसा दोनों देशों का एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और कहीं ना कहीं हम अगर बिजनेस की बात करें तो 6.53 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो चुका है अभी तक। वेरी वेरी गुड ट्रेड मार्क है, बेंच मार्क है हमारे लिए। और डायमंड और केमिकल्स के साथ साथ अगर हम देखें तो हम हाई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ एक सुनने में ये है, लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि 2025 में कि एक नया इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुआ है, ताकि दोनों देशों के इन्वेस्टर का पैसा सेफ रह सके उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डायमंड, केमिकल सेक्टर, ये हमारी ग्रोथ है। इनके साथ जितना कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, और कितना हम इंपोर्ट कर, टेक्नोलॉजी में हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी देखो काफ़ी ना कहीं देर से हम मिलकर काफ़ी हद तक अच्छा ही कर रहे हैं। हमारे 12,000 स्टूडेंट इसराइल में स्टडी कर रहे हैं। शेयर इंडियन वर्कर एम्प्लॉयड इसराइल में, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में तो बड़ा अच्छा पार्टनरशिप है वो इसराइल के साथ। आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्पैक्ट। हमारे एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो किसी भी देश का कोर चीज़ है, जैसे उसकी बैकबोन कह सकते हैं एग्रीकल्चर। क्योंकि आप देखो कि कोई भी, अगर हम कोई भी सेक्टर को तीन चीज़ों में डिवाइड किया होता है, जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेसेस और सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं कोर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर वर्क करती है। इससे हम अगर हम डाटा देखें तो हमने 40,000 प्लस फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, जो बूंद बूंद पानी परियोजना है, इससे क्या हो रहा है कि हम जो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने जो उस मेथड से कि हम कम पानी में भी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार बढ़ा सके, उन चीज़ों पे वर्क किया जाए। और 40 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस किसानों को इससे क्या बेनिफिट हो चुका और ट्रेनिंग मिल जा चुकी है। और हम डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिससे कि हम खारे पानी को कैसे साफ किया जा सकता है, पीने योग्य बनाया जा सकता है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 29 सेक्टर्स पूरे इंडिया में इस प्रोजेक्ट के थ्रू ओपन किए हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड ट्रेडमार्क। अगर हम पार्टनरशिप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखें तो हम इन चीज़ों पर कोऑपरेशन कर रहे हैं इन एरियाज में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में। डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ रहे हैं, पीपल पीपल एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड वॉल्यूम हमारा जो बिजनेस में वो बढ़ रहा है, और इनोवेशन में भी काफ़ी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि आगे अगर डिफेंस में हम देखें क्या क्या अचीवमेंट हुए, तो हमने एडवांस मिसाइल सिस्टम बनाए हैं मेड इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू भी, उनके साथ मिलकर भी, जॉइंट पार्टनरशिप के साथ भी। यूएवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो हिरोन यूएवी हमने डेवलप किया, जो हमारे बॉर्डर की सर्वेलेंस कर रहा है, वो हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सक्सेस भी रही है। इनोवेशन अगर देखें, हमने जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव लिए हैं, हमने अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग की है एक दूसरे के, जिससे कि हमारे बायोलेटरल इनोवेशन प्रोग्राम्स और ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया कि 40,000 प्लस किसान जो है वो ट्रेंड हो चुकी हैं, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज का ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, और कैसे हम इन चीज़ों को लेकर हम और कैसे एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स अपना सके, इन चीज़ों पर भी काम हो रहा है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है उनको और रिड्यूस किया जा सके एक अच्छे तरीके से, उनको लॉन्ग टाइम के लिए और सेव किया जा सके। हम अगर अपने दोनों देशों इंडिया इसराइल के रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उनका अगर एनालिसिस करते हैं, तो हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या कौन से सेक्टर में लिए, क्या टाइमलाइन थी, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या स्टेटस है। एफटी नेगोशिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्टर है इकोनॉमिक सेक्टर के, इसका टाइमलाइन थी नवंबर 2025। इम्पैक्ट क्या है, एक्टिव है, स्टेटस हाई है, इट इज़ वेरी गुड साइन। डिफेंस एमओयू साइन हुआ है सिक्योरिटी का।
नवंबर 2025 में साइंड हो गया। इम्पैक्ट अभी स्टेटस क्रिटिकल है, अभी इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर तरीके से अंडर प्रोसेस ही कह सकते हैं, प्रोग्रेस कह सकते हैं। बिट एग्रीमेंट साइन हुआ है, बिट एग्रीमेंट साइन हुआ उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे दोनों देशों के इन्वेस्टर का पैसा उस ट्रीटी से सेव रहे। और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे फोकस किया है। टाइमलाइन 2025 की इम्प्लीमेंटेड है और ये स्ट्रेटेजी का स्टेटस स्ट्रेटेजी का जॉइंट वर्किंग प्लान बायलैटरल है सेक्टर। और टाइमलाइन 2026 की है, अडॉप्ट कर लिया, बट अभी स्टेटस फ्यूचर में ही इसका पता लगेगा क्या क्या कितना बेनिफिशियल है हमारे दोनों देशों के लिए। और अगर हम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में देखें तो एआई डेवलपमेंट में बहुत एक अच्छे लेवल पे हम एक दूसरे के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, मशीन लर्निंग कोलैबोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, एआई एप्लीकेशन पार्टनरशिप हुई है डिफेंस में। और अपने एक दूसरों के इनोवेशन को हम सपोर्ट करें थ्रू फंडिंग। साइबर सिक्योरिटी में पार्टनरशिप हुई है हमारी। इन इंफॉर्मेशन मतलब कि कहने का मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने यूएवी ड्रोन्स मिसाइल ब्रैक मिसाइल्स बना रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को लेकर भी डिफेंस पर्सपेक्टिव तो है ही है, और साइबर सिक्योरिटी में भी हम काफ़ी हद तक उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे साइबर थ्रेट है इंडिया को, उस पे भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उनको भी इसराइल कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है बिल्ड करने में। और काफ़ी हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी लिए है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छे लेवल में पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। अगर इनोवेशन इकोसिस्टम देखें तो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हमने स्टार्टअप लिए हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क्स बने हैं। अगर हम कोऑपरेशन मैकेनिज्म देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत की पार्टनरशिप है हमारी दोनों देशों की। आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश का इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्टनरशिप में, अगर हम उन चीज़ों में भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसमें अगर देखें तो हम जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बिल्ड कर, इनोवेशन सेंटर की स्टैब्लिशमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एकेडमिक एक्सचेंज, यूनिवर्सिटीज एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज, रिसर्च मोबिलिटी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इनोवेशन में फंडिंग हो रही है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड साइन। हम एक दूसरे के जो फंड स्पॉटिंग बायलेटिंग स्टार्टअप वेंचर है उनको फंड कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल कोलैबोरेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इंक्यूबेटिंग पार्टनरशिप हो रही है, मेंटोरशिप एक्सचेंज इनिशिएटिव हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखें ट्रेड, अगर देखें दोनों का, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर हम टॉपिक को देखें तो उस एग्रीमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं ये इसराइल और इंडिया दोनों को बिजनेस और इकोनॉमिक ट्रेड में बहुत बूस्ट करेगा, उनके दोनों के बिजनेसेस को। इसमें अगर हम देखें कि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएशन प्रोग्रेस हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन मैकेनिज्म पे वर्क किया जा रहा है, और मार्केट एक्सेस, जिससे मार्केट के एक्सेस मिल पाए हमें एक दोनों देशों के, उसके लिए हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं। आगे हम देखते हैं पार्टनरशिप असेसमेंट फ्रेमवर्क। इंटरनल फैक्टर्स इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंटरनल फैक्टर कौन से, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर्स में ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी, इसराइल के चाहे उन इसराइल में, चलो ये एक कहने का मतलब इसराइल अपने सारी और दुश्मन देशों से घिरा हुआ, बट फिर भी उनकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट इंटरनल पॉलिटिक्स है वो स्ट्रांग है, और माइंडसेट देशभक्ति माइंडसेट है लोगों का ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। हमारी इधर थोड़ा उल्टा सिस्टम है। और अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारे हम देख पा रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कैसी है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है, और कैसे हम इन चीज़ों को पोटेंशियल को शेप करें, एक दिशा दे सकें। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई हमारे आपस में किसी और देशों के साथ आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, जैसे हम देख पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर टाइप सिचुएशन बिल्ट हुई है, या इसराइल की गाजा में, या कह सकते हैं हमास के साथ जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन इन चीज़ों के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को, जैसे हमारा चीज़ें इम्बैलेंस ना हो जाए कोई ग्रोथ में। और ग्लोबल का ट्रेड पैटर्न्स क्या है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ वॉर सिचुएशन टाइप होती है तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स भी चेंज होती होती है। और जियो पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल है कि ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना ही कोई परमानेंट एनिमी है, दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स।
आगे हम देखते हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स। ये फैक्टर्स में आती हैं इंटरनेशनल रेगुलेशन, कुछ नई सैंक्शंस, पाबंदियाँ, या कुछ इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप, कई वही होते हैं, कोई प्रभावित होती चीज़ें कई तरीके से भी, वो भी हम देख के ही इसको सेस करते हैं। वीकनेस तो यही है कि ट्रेड में इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ये चीज़ें होती हैं, ये फैक्टर्स इन जगह वर्क करती है। थ्रेट में हम रीजनल, ये चीज़ें कि थ्रेट्स है, रीजनल टेंशंस, जो वॉर टाइप सिचुएशंस। अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, बेनिफिट है। और स्ट्रेटेजिक अगर एप्लीकेशंस हम देखें तो डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है हमें, और इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है और सेक्टर्स में हम घुस पा रहे हैं, जिससे कि एक्सपेंशन हो रही है, एक अच्छा साइन है। एनालिसिस प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो सिस्टमेटिकली एक इवैल्यूएशन हो रही है अपॉर्चुनिटीज की। चैलेंजेस तो है, स्ट्रेंथ्स भी है, लिमिटेशंस भी होती है, हर चीज़ों की होती है, बट कहीं ना कहीं इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो इसमें अगर देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे कैसे हम बैलेंस कर पाए, कंसिडर कर पाए कौन कौन सी चीज़ों को। जैसे मिडिल ईस्टर्न की कन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही काफ़ी लॉन्ग टाइम है। अरब रिलेशंस जो इंडिया का अप्रोच रही है पुरानी गवर्नमेंट्स के थ्रू, तो वही ना कहीं हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना भी जरूरी है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कहीं ना कहीं। जैसे आज के टाइम में अगर देखते हैं कि जैसे अगर इंडिया अगर देखे तो मेंटेन करता है, पैलेस्टीन को सपोर्ट तो करता है, बट अपने उस परस्पेक्टिव हम इसराइल को भी अपना रखते हैं, और उसको भी अलग तरीके से ही देखते हैं, दोनों रिश्तों को बैलेंस करके चलते हैं। इंडिया की ये पॉलिसी है। बट जो पहले टाइम की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो प्रो फिलिस्तीन थी, ना ही इसराइल को इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो डेट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब हमारा जो माइंडसेट नैरेटिव है वो चेंज हुआ, कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और रिश्तों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम अब इनको बैलेंस करके चल रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेटजिक बैलेंस अप्रोच कह रही है, हम ठीक है कि हम फिलिस्तीन को स्टेटहुड के लिए और सॉवरेनिटी के लिए सपोर्ट जरूर करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं जो देखें तो मिडिल ईस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रीजन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर बैलेंस रहेगा तो ग्लोबल ट्रेड में या ग्लोबल चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का। तो कहीं ना हमारी जो अप्रोच है हमेशा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग रही है। ठीक है, इसराइल को हम देखते हैं जरूर है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट हम और भी देशों के साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नेक टू नेक चीज़ों के साथ मिलकर चल रहे हैं। और इससे ये होगा कि हमारे देखोगे, अगर जैसे डिस्पाइट पॉलिटिकल रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद ही हम अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप प्रायोरिटाइज है फॉर हमारे जो राष्ट्रीय हित ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स के लिए। अगर आगे देखें तो हम 2026 में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी। 2026 में हम पॉलिसी डेवलपमेंट में क्या करेंगे, हम देखो अगर देखते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन हो रही है कंप्लीट। हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे हमारे दोनों देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो। डिफेंस में एक्सपेंशन चाहते हैं हम। जॉइंट एआई ड्रोन डेवलपमेंट, जो हिरोन एआई ड्रोन जो बिल्ड हो रहा है, इसराइल और इंडिया मिलकर कर रहे हैं, उसको हम और तक इम्प्लीमेंट करें, और हमारी खुद की टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो प्रोग्राम्स में, ये देख रहे हैं। आगे का रास्ता यही है कि 2026 तक हमारा टारगेट है कि $8 बिलियन के पार ले जाना है हमें ट्रेड। ठीक है, नए सेक्टर्स में हमें और इनिशिएटिव लेनी है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, सैटेलाइट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर में, और साइबर सिक्योरिटी में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे। और एग्रीकल्चर में तो हम एक्सपैंड कर ही रहे हैं, इनोवेशन हब्स भी खोल रहे हैं, एस्टेब्लिश बेंगलुरु एंड टेल अवीव सेंटर्स। साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, जॉइंट डिजिटल सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंस इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। स्पेस पे कोलैबोरेशन आपको बताया अभी, जैसे सैटेलाइट्स पे हम फोकस कर रहे हैं। मॉनिटरिंग तो हो ही रही है, टाइम टू टाइम क्वार्टरली हमारे जो कमीशन है रिव्यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट्स बनती हैं, वैल्यूएशन और एनुअल एनुअल पार्टनरशिप परफॉर्मेंस चेक करती है, मेट्रिक्स की, और क्या क्या आउटकम निकले वो देख रहे हैं। डेट इज हमारी लाइन है, और कहीं ना कहीं 50+ प्रोजेक्ट्स जो हम जॉइंट 2026 में अचीव करेंगे इन चीज़ों। और टेक्नोलॉजी में तो पार्टनरशिप हो ही रही है, अब कहीं ना कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट हो रहे, जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, अपनी साइबर सिक्योरिटी पे भी वर्क हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंडिया का इंजीनियरिंग टैलेंट है वो एम्प्लॉयड है इसराइल में, कहीं ना कहीं स्किल्ड भी हो रहा है उस लेवल के लिए हमारे में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन।
और आगे हम देखें इनोवेशन फ्रेमवर्क में, तो कटिंग एज रिसर्च हो रही, इंटीग्रेट हो रही, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो रही हैं जिसको कि इंश्योर करेंगी टेक्नोलॉजी पे उसकी एडवांसमेंट अक्रॉस डिफेंस और एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात आती है तो हम कहते हैं वाटर सिक्योरिटी को लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिजिटल सेक्टर्स में हम जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, इसको बूस्ट कर रहे हैं इनके साथ मिलकर, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि 89% सक्सेस रेट रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स में इसराइल के साथ। और एक अच्छा फ्रेमवर्क कोलैबोरेट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और कहीं ना कहीं 4.5x ग्रोथ के साथ, स्पीड के साथ इनोवेशन में इंक्रीज हुआ, बायलैटरल रिसर्च पार्टनरशिप एंड शेयर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। 2026 का रोड मैप विजन क्या है हमारा? अगर बोलें तो देखा था है कि $8 बिलियन तक तो हमें अपना ट्रेड लेकर जाना ही जाना। एफटीए नेगोशिएशन Q1 में, अगर Q1 2026 का Q1 देखते हैं तो ये चीज़ें पॉइंट्स आएंगे जो हम इन पर फोकस होगा। डिफेंस एमओयू हो गए, उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इनोवेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश होंगे, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स होंगे, और पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किए जाएंगे। Q2 2026 का कैसा रहेगा, उसमें देखा जाएगा कि ट्रेड, उसके मेजर्स किए जाएंगे, पैरामीटर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स चेक किए जाएंगे, जॉइंट वेंचर लॉन्च होंगे, और साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेट किया जाएगा। और एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स और या उनके स्टूडेंट्स हमारी इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करें, रिसर्च करें, और देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट, दोनों देशों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। Q3 में अगर देखें तो मैकेनिज्म बनाए जाएंगे, जितने भी हम ट्रीटी साइन हुई हैं, जैसे कि हमारे दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के पैसा सेव है, उन मैकेनिज्म को हम प्रोटेक्ट करें। स्पेस में, सैटेलाइट्स में कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, डिफेंस में ड्रोन, मिसाइल्स, टैंक्स, इनमें हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप हो रही है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 40,000 प्लस फार्मर्स को ट्रेन किया जा चुका है ड्रिप इरिगेशन में, और जो कि कहीं ना कहीं हमारी वाटर सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इनोवेशन फंड, जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इनको इनोवेशन में उनको कहीं ना कहीं फंडिंग होगी। ये चीज़ें हम Q3 में देखेंगे। और Q4, इसमें हम देखेंगे ओवरऑल एवेल्युएशन, देखेंगे पार्टनरशिप में कितने, कहाँ तक असेस किया हुआ हुआ जा चुका, और क्या क्या अपडेट्स हैं प्लानिंग को लेकर, लॉन्ग टर्म क्या फ्रेमवर्क है, बायलैटरल के कमीशंस रिव्यू करेंगे, और फ्यूचर और आगे नेक्स्ट ईयर या उसके फर्दर ईयर्स की प्लानिंग होगी। इसमें बताया गया कि फ्यूचर चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया और रिलेशंस के पार्टनरशिप को बने रहने के लिए। सबसे पहले है रीजनल जियोपॉलिटिकल प्रेशर डायनेमिक्स। इसमें हम देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो गाजा और वेस्ट में, एशिया में एक तरह की टेंशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस में थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा करेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर ये लड़ाई और लंबी खिंची चली जाती है तो होगा क्या कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, जिससे कि इंडिया का इसराइल के जरिए यूरोप तक पहुंचने का सपना भी डिले हो सकता है। और चैलेंज ये है कि ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल बॉडीज का प्रेशर रहेगा। कई बार तो इंटरनेशनल फोरम्स में इसराइल फिलिस्तीन इशू पर इंडिया पर प्रेशर बनता है कि वो इसका साथ देगा। इंडिया की डी हाइपनेशन पॉलिसी को मेंटेन करना फ्यूचर में और मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजेस रहेंगी, बट फिर भी हम अपने अपडेट करते रहेंगे, फ्रेमवर्क को इम्प्रोवाइजेशन करते रहेंगे, बैलेंस बनाते रहेंगे। इकोनॉमिक ट्रेड इम्बैलेंस इशू, दूसरा ये कि अगर हम इकोनॉमिक ट्रेड इम्बैलेंस इश्यूज में अगर ये देखते हैं कि जैसे हम सबसे पहले कि जैसे वेस्ट एशिया की अनस्टेबल सिचुएशन हमारे ट्रेड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को रोक सकती है। दूसरा, हमें डायमंड्स के अलावा नए सेक्टर में ट्रेड बढ़ाना होगा। और तीसरा, हमें अपनी बैलेंस पॉलिसी को बरकरार रखना होगा ताकि हमारे अरब देशों के साथ रिश्ते भी खराब ना हो। तो ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, सेक्टर्स को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑपरेशन बढ़ा रहे और मार्केट एक्सेस में इंप्रूवमेंट होती रहे। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें सिर्फ इसराइली डिफेंस टेक्नोलॉजी पर ही और प्रॉपर ऊपर डिपेंड नहीं रह जाना है, हमें और कुछ भी डेवलपमेंट में लेकर आना है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, अलग अलग चीज़ों में घुसना है। ये चीज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अपने इनिशिएटिव को और स्ट्रेटेजिकलाइज इम्प्लीमेंट करना है। आगे हम देखते हैं फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज क्या है। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती इसराइल के साथ सिर्फ डिफेंस तक नहीं रही। हम स्पेस टेक्नोलॉजी,
में सैटेलाइट्स मिलकर बना रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर पर भी फोकस कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों से मतलब कि हम डिफेंस के अलावा भी और चीज़ों के साथ कोलैबोरेशन अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और चीज़ों में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आगे हम देखते हैं 2026 का क्या प्रोजेक्शन है, क्या ट्रेंड रहेगा। अगर हम देखते हैं कि फ्यूचर की बात करें तो 2026 तक हमारा टारगेट है $8 बिलियन तक हमें ट्रेड लेकर जाना है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस है हमारा। के बाद ही इस एग्रीमेंट के बाद ही बिजनेस बढ़ पाएगा। और साइबर सिक्योरिटी का अगर देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइली हमारी बहुत तगड़े लेवल पे मदद करेगा। और और इसके अलावा हम देखें स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर डिफेंस टेक्नोलॉजी तो है ही है। एग्रीकल्चर में इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, मार्केट एक्सेस, बायोटेक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, ये मैकेनिज्म प्लान्स बनते रहेंगे और ये चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, ट्रेड भी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और ये कहीं ना कहीं आपके और भी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज़ें। सो थैंक यू फॉर योर टेंशन फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन इन फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और लव्ड वंस के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।